शुरुआत करते हैं। पहले क्या है आवेश, पहले क्या है आवेश या चार्ज। देखो भाई पहले जो है इस चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी होता था, नाम था इसका स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मीनिंग है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी की एक बार दोबारा परिभाषा बोल देता हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सवाल होता है अन्योन्य क्रियाएं किसको कहते हैं? अन्योन्य क्रियाओं का मतलब है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अब तुम लोग थोड़ा 9th 10th 11th में भी पढ़ चुके हो, वैसे भी इतना तो जानते ही हो, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में तो प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, उन पॉजिटिव का प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव में जो है आकर्षण की प्रकृति पाई जाती है। क्लियर है मामला? इन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही अन्योन्य क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्थिर वैद्युतिकी का अपने पास दैनिक जीवन में कौन से उदाहरण हैं या कहां पर काम में आता है। तो एक दो चीजें हैं जो मैं तुम लोगों को बता देता हूं, उससे तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा कि स्थिर वैद्युतिकी अपने दैनिक जीवन में काम में आता है। कुछ कागज के टुकड़े लेते हैं अपने, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कागज के कुछ टुकड़े अपने हाथ में रख लेते हैं, उसके बाद में पेन लेते हैं, पेन को कागज के टुकड़ों के पास यूं लाते हैं। पेन जो है कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाता है, जब केवल अपन यूं ही लेके आते हैं तो आकर्षित नहीं कर पाता है। लेकिन अगर अपने तो अगर अपने पेन को बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं और फिर कागज के टुकड़ों के पास जैसे लाते हो तुम ये देखते हो कि वो पेन जो है कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट तो सबने कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ये सवाल होता है कि ऐसा क्या होता है। देखो पहले पेन उदासीन, कागज के टुकड़े भी उदासीन वस्तुओं के मध्य न कोई आकर्षण होता है न कोई प्रतिकर्षण होता है। अब सवाल होता है कि बाल और पेन का घर्षण करने से क्या होता है। बाल और पेन को जब आपस में रगड़ा जाता है या आपस में घर्षण किया जाता है तो दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती है, और दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती है। अगर मान लीजिए कि बाल आवेशित हो गए तो पेन आवेशित हो जाएगा, और अगर बाल आवेशित हो गए तो पेन आवेशित हो जाता है। अब सवाल होता है कि ये अपने पास ऐसा क्यों होता है, मतलब वस्तुएं आवेशित क्यों होती है, बाल को पेन से रगड़ते हैं तो वस्तुओं में आकर्षण का क्या कारण है या कैसे होती है, इसको मैं समझा देता हूँ। कैसे समझा जाता है एक बार देखो। तुम लोग जो है 11th की केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ चुके होंगे कि परमाणु जो है उसमें केंद्र में जो भाग होता है उसको नाभिक कहा जाता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये तो सभी जानते हैं शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे पहली की कक्षा है, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा जो L है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8 हो गए, इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तुम लोगों को पता है कि इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तीसरी कक्षा जो होती है उस कक्षा में अपने पास कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 18 32 50 72 ये सिस्टम चला जाता है। तो अब एक चीज तुम लोगों ने शायद मेरे हिसाब से और पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक कक्षा है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु की ये बता रहा हूँ। ये कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु में
जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी ऊर्जा होती है? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो दूसरी कक्षा है इसमें ऊर्जा होती है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तीसरी कक्षा में ऊर्जा जो होगी माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब देखिए तुम्हारे में से ये कौन बता सकता है कि पहली कक्षा में ऊर्जा ज्यादा है या दूसरी में ज्यादा है? मतलब ये है ऊर्जा उच्च कक्षाओं में जाने पर बढ़ रही है या घट रही है, ये बताना है। जैसे माइनस में 13.6 है, दूसरे में माइनस में 3.4 है, तो ये अपने को बताना है कि ऊर्जा ऊंची कक्षाओं में जाने पर बढ़ रही है या फिर घट रही है। कौन बता सकता है? बढ़ रही है सर। है? चलो मैं बता देता हूं। बढ़ रही है। वेरी गुड भाई। हाँ, हिमांशु का भी आंसर सही है, हिमांशु का भी सही है और राहुल का भी सही है, आयुष का भी सही है। ठीक है, अब ये होता कैसे है इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहली कक्षा में ऊर्जा माइनस में 13.6, दूसरी कक्षा में ऊर्जा माइनस में 3.4। लगभग ऐसे रहा है कि घट रही है, लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का चिन्ह है। माइनस में जो संख्याएं छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। जैसे -5 और -10, इनमें से बड़ा जो है वो -5 होगा और छोटा कौन हो जाएगा? अपने पास है कम जो संख्या होगी अपने पास कौन सी हो जाएगी? वो 10 हो जाएगी। तो -10 कम होगा और -5 क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में चलते चले जाते हैं ऊर्जा के मान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। अब इसका क्या महत्व है और ये यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ 11th की चीज अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई अपने यहाँ फिजिक्स में ऊर्जा ऋणात्मक है। ऊर्जा ऋणात्मक होने का ये मतलब होता है कि वह तंत्र या कण बद्ध अवस्था में है। ऊर्जा ऋणात्मक होने का मतलब होता है कि वह कौन सी अवस्था में है? बद्ध अवस्था। बद्ध का मतलब बंधा हुआ है। तो सवाल उठता है इलेक्ट्रॉन किससे बंधा हुआ है? इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है नाभिक से। किससे बंधा हुआ है? इलेक्ट्रॉन है नाभिक से बंधा हुआ है। और एक सरल तरीका बता देता हूं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और मेरे ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, तो कॉमर्स और मैथ्स के हिसाब से मेरा हिसाब यूं लिखा जाएगा, प्लस में 100 रुपए हो जाएंगे मेरे पास। अब मान लीजिए कि मेरे पास न तो पैसे हैं और न मेरे ऊपर कर्जा है, तो फिर मेरी स्थिति ये लिखी जाएगी 0 रुपए। ठीक है, एक तीसरी स्थिति आ जाते हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने 100 रुपए का कर्जा और रखा है। मान लो कि मैंने किसी से उधार भी रखे हैं, तो मैथ्स के हिसाब से मेरा हिसाब लिखा जाएगा माइनस में 100 रुपए लिखा जाएगा। माइनस में 100 इसका मतलब कर्जा हो गया कि नहीं हो गया? कर्जे वाली स्थिति तुम सभी लोग जानते हो अच्छी नहीं मानी जाती है, बुरी मानी जाती है। कर्जे में आदमी दबाव में रहता है। मान लो कि मैंने आयुष से कर्जा ले रखा है, ठीक है, आयुष से कर्जा ले रखा है 100 रुपए का, तो आयुष अगर मान लो 2 बार करेगा तो मुझे सुननी भी पड़ेगी। कारण यह है क्योंकि उसने मुझे पैसे दे रखे हैं, तो ये मान सकते हैं कि मैं आयुष से बंधा हुआ हूं या दबाव में हूं अपने पास। सेम ऐसे की ऐसी ही स्थिति यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो रही है। अपने यहाँ फिजिक्स में यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कर्जे में, इलेक्ट्रॉन ने कर्जा ले रखा है। और कर्जा किससे ले रखा है? उसने नाभिक से कर्जा ले रखा है। अतः वह अपनी इच्छा से कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर वो चाहे ना भाई मैं यहाँ से छोड़कर भाग जाऊं, तो भी वो अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं भाग सकता। अब अपन चलते हैं थोड़ा सरल कर देता हूँ मामले को। मान लो एक कक्षा हो गई है, ये कक्षा यहाँ पर हो गई, ये अंदर वाली जो है, ये अंदर वाला जो फर्स्ट कक्षा है उसकी ऊर्जा ले रहा हूँ मैं -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दूसरे में लेता हूँ माइनस में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। अब अपन ये चाहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा आसान होगा? तुम जवाब दोगे बोले इसको निकालना ज्यादा आसान है। क्यों? इसके ऊपर कितना कर्जा है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर्जा है। इट मींस ये हुआ कि इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर कक्षा से मुक्त कराया जा सकता है। ये जो होता है इसको अपने बाद में पढ़ेंगे, कार्यफलन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कार्यफलन भी कहा जाता है। हाँ भाई, अब जैसे इसको अपन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहीं से दे देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने देती ही इसकी कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। अतः अपन ये समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु में से कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा आसान है? तो तुम्हारा जवाब ये होगा बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको बाहर निकालने के लिए काफी कम ऊर्जा देनी पड़ती है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं, और सभी कक्षाओं में कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्वतः अपनी कक्षा से बाहर जाने में सक्षम नहीं है। उसको यदि कहीं बाहर से ऊर्जा दे दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज वो स्वतः कक्षा से बाहर नहीं निकल सकता। अब अपन चलते हैं कि कक्षा से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये अभी जो बाल और फैन वाला उदाहरण बताया था वो इसमें कहां काम में आया, वो अब अपन चलते हैं इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक चीज और बता देता हूं मैं तुमको। जैसे सोडियम है, तुम सब जानते हो, सोडियम को लिखते हो तुम 11 और 23। इसका मतलब ये जानते हो कि इसमें अपने पास अगर देखोगे तो 11 तो प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये नीचे वाला जो होता है अपने पास वो प्रोटॉन की संख्या को शो करता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ से और देखोगे तो 11 प्रोटॉन का धनावेश 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पर ऋणावेश माइनस में 11 के बराबर, कुल आवेश इसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु मूल रूप में उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? मूल रूप में उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर जितना ऋणावेश होता है उतना ही ऋणावेश भी होता है, तो नेट चार्ज जो है वो 0 के बराबर होता है। अब परमाणु उदासीन है, तुम सब लोग जानते हो कि पदार्थों का निर्माण परमाणु से हुआ है, तो अगर परमाणु उदासीन है तो सभी पदार्थ भी उदासीन हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रकृति में सभी वस्तुएं मूल रूप में उदासीन हैं। प्रकृति में सभी वस्तुएं मूल रूप में उदासीन हैं, मतलब उदासीन होती है। तो फिर ये भी कह सकते हो कि पूरा ब्रह्मांड उदासीन है। तो सवाल होता है फिर आवेशित होता कैसे है, वस्तुएं चार्ज कैसे होती है? चार्ज होने का प्रोसेस अब इससे आगे समझ में आ जाएगा। मान लो एक तो बाल का परमाणु ले लेते हैं और एक पेन का परमाणु ले लेते हैं। इसका परमाणु ले लेते हैं, मैंने पेन का परमाणु ले लेते हैं। मान लो कि बाल का परमाणु प्रतिक्रिया जो भी मानते हो और x मानते हैं, बात की समझने के हिसाब से मान लो 17 और 36 है। तो यहाँ पर अपने पास ये y है और ये मान लो कि 20 और ये 45 है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो इसका भी अपने पास ये परमाणु संरचना बनाई जा सकती है, अपने पास इसकी भी ऐसी। अब अपन यहाँ से चले, सबसे पहले अगर ध्यान देते हो तो देखो इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, तो बाल का कुल आवेश इसका हुआ 0 के बराबर हो गया। बालों का टोटल आवेश किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ से भी तुमको यही समझ में आएगा। देखो 20 प्रोटॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 20 प्रोटॉन पर प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, इसमें माइनस 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, टोटल आवेश वापस किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो पहले बाल उदासीन
और पेन की वेलोसिटी। अब बाल और पेन का जो आपस में घर्षण किया जाता है, मतलब अपने पास बालों से रगड़ा जाता है, जब बालों से घर्षण किया जाता है तो कार्य किया जाएगा। कार्य करने में मैंने जो ऊर्जा खर्च की वो मान लो कि पेन के पास आ गई। किसके पास आ गई ऊर्जा? पेन के पास आ गई। अब ऊर्जा पेन के पास आ गई तो ये मान लो कि पेन के नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को बोले ये तेरे को मैं फ्री कर लेता हूं यहां से, और इसको ऊर्जा देके इसने फ्री करा दिया। अब जैसे ही इसका कब्जा छूटा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, लेकिन फ्री होने के बाद होगा तो नहीं, उसका कारण है इसका कब्जा किसने छुड़ाया? पेन ने। तो ऐसी स्थिति बन गई इसकी कि कर्जा तो छूट गया पर फ्री क्रेडिट नहीं हुआ। जैसे मान लो कि मैंने आयुष से 100 रुपए कर्जा ले रखा है, ठीक है, तो आयुष मेरे 100 रुपए मांगता है। अब मैं आयुष से परेशान हूं, वो परेशान इसलिए हूं कि बार-बार कहीं भी मांग लेता है, कहीं भी ठोकर करता है, तो फिर परेशान होके मैंने सोचा कि भाई इसका कर्जा चुकाएं, पर कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया कि चेतन को बोला, बोले यार चेतन तू 100 रुपए दे दे, इसका कर्जा चुका देता हूं। तो चेतन से 100 रुपए लेकर आयुष से को दे दिया, तो आयुष से तो मैं फ्री हो गया, लेकिन किसके दबाव में हो गया? मैं अब चेतन के दबाव में हो गया। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बनती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेन जो है बाहर निकाल लेता है, पर फ्री नहीं घूम सकता। इस इलेक्ट्रॉन को मजबूरी में यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ गया तो अब नई स्थिति क्या बनेगी? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पहले 17 प्रोटॉन, अभी भी 17 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो एक बार, प्लस में 17 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन, आवेश हो गया प्लस में इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर देखा जाए बार बार धनावेश उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया। अब हम चले वहां पर, देखो एक बार क्या स्थिति होती है, इसके पास 20 प्रोटॉन, अभी भी 20 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। 20 प्रोटॉनों पर प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये माइनस में 21 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अब इस पर आवेश किसके बराबर हो गया? माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो चुका है। इसका मतलब एक वस्तु धनावेशित हो गई और दूसरी वस्तु क्या हो चुकी है? ऋणावेशित हो चुकी है। अब मैं क्लियर कर देता हूं कौन सी वस्तु धनावेशित हुई और कौन सी वस्तु ऋणावेशित हुई। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देती है वह ऋणावेशित हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करने पर वस्तुएं आवेशित हो जाती है, ठीक है, दो वस्तुओं का घर्षण करने पर वस्तुएं आवेशित हो जाती है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। बात क्लियर हो जानी चाहिए, उसका कारण भी है। अपने दिमाग में कई बार एक उल्टी चीज पकड़ में जाती है। देखो कैसे, ऋणावेश तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणावेश हो गया। कई बच्चों को अपन पूछते हैं ना कि भाई वस्तु को धनावेशित किया जाता है, कैसे किया गया, तो उनका जवाब ये रहता है, बोले सर प्रोटॉन दे दिए। प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है और नाभिक के अंदर से प्रोटॉन निकालना लगभग असंभव है, क्योंकि नाभिक को तोड़ा जाना काफी मुश्किल होता है। अतः किसी वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, और किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी वो धनावेशित, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित। अब ये बताओ कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? कौन बता सकता? किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अच्छा, और घटेगा? हाँ ठीक है भाई,
कम होगा। तो अब मैं बता देता हूं, अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, हाँ डिक्रीज होगा भाई, ठीक है, वेरी गुड, सबके आंसर सही है भाई, ठीक है। तो किसी वस्तु को धनावेशित किए जाने पर द्रव्यमान में कमी आती है और किसी वस्तु को ऋणावेशित किए जाने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। सारों के आंसर बढ़ेगा, गलत है भाई नीतिराज, आंसर गलत है भाई तेरा, ठीक है। देखो किसी वस्तु को अगर धनावेशित करते हो द्रव्यमान घटेगा, किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हो द्रव्यमान बढ़ेगा। कारण बता देता हूं, वस्तु ऋणावेशित कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और अगर किसी चीज का त्याग कर रहे हैं तो द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। तो दो तीन चीजें क्लियर हो गई कि दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करने पर वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह वस्तु धनावेशित होती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं, किसी वस्तु को धनावेशित किए जाने पर उसके द्रव्यमान में कमी आती है और किसी वस्तु को ऋणावेशित किए जाने पर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या भाई, और समझ में आया या नहीं आया? एक तो बात ये है, आज जो भी इतना गाना गाया पढ़े ये, उसमें कुछ समझ में पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलो आगे अपन चलते हैं भाई, ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, तुम लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। अब अपन चलते हैं, ये धनावेशित और ऋणावेशित की हो गई। जैसे मान लो कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास से, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कैसे निकालोगे? इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, दो इलेक्ट्रॉन, तो निकालने का तरीका है इसका कि इसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा एन 2 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में अपन चलते हैं, अगर मान लो कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 3 से गुणा कर देना, 4 से करोगे तो 4 से। मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या n इलेक्ट्रॉन त्याग किए, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हो जाएगा? उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा m इनटू डेल्टा m इज इक्वल टू n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हां भाई चंचल, वेरी गुड, आंसर सही है तेरा, n इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके आधार पर अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन है हो गया। अब अगर कोई पूछे कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई, वो कैसे निकालोगे अपने पास? जैसे यहीं से अपन करते हैं, मान लो कि ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो n का मान कितना रखा है मैंने, इसका मान 10 ग्राम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये बाहर निकल गए, तो द्रव्यमान में क्या आ गई भाई, कमी, ये द्रव्यमान घट गया। तो कितना द्रव्यमान घट गया, डेल्टा n, अभी बताया था चल, n इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 20 हो गया इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। अब अगर कहें कि द्रव्यमान में प्रतिशत कमी, तो निकालने का तरीका है डेल्टा n अपॉन n इनटू 100। तुम लोग 6ठी साल में ये पढ़ चुके हो कि जब भी किसी में परसेंटेज परिवर्तन अगर अपने को निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो सीधा सूत्र है, चाहे वृद्धि निकालनी हो चाहे कमी निकालनी हो, फॉर्मूला हो गया वृद्धि या कमी अपॉन मूल द्रव्यमान। जैसे मान लो कि कौन है भाई, चेतन है,
है ना। मान लो कि चेतन ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 130 रुपए में उसने बेच दी। अब कोई पूछे कि भाई चेतन को प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो उसको निकालने का तरीका ये होगा, पहले परिवर्तन कितने का हो गया, 30 रुपए का परिवर्तन हो गया, तो सूत्र हो जाएगा 30/100 गुणा 100। या मान लो कि अपने पास किसी ने 500 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 600 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हो जाएगा, वैसे तो 100 रुपए का लाभ हो जाएगा, 500 और 600 100 रुपए का लाभ हो गया। अब कोई मुझे प्रतिशत लाभ कितना हो गया, तो 100 बटे अपने पास उसका मूल जितना भी मूल्य है, तो फिर किस तरीके से निकाला जाएगा, ये लाभ हुआ 100 रुपए का, फिर मूल्य 500 रुपए हो गया, इनको 100 से गुणा कर दो, 20% का लाभ हो गया। और अगर हानि होगी तो चिन्ह किसका जाता है, यहाँ पर माइनस का। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हमेशा, मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर लाभ और हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर निकलती है, विक्रय मूल्य पर नहीं निकाली जाती है। चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, हमेशा विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है, विक्रय मूल्य पर ज्ञात नहीं किया जाता है। दूसरी बात, वृद्धि और कमी जो है वो प्रारंभिक मान पर ही निकाली जाती है कि शुरू में मान कितना था, बाद में मान कितना हो गया, उससे परिवर्तन निकाल लिया। प्रारंभिक मान के आधार पर ही प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकाली जाती है। तो अगर इसमें अपन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे दोनों, डेल्टा एन का मान कितना हो जाएगा, 20 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन, द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10 गुना 10 के घात -3, तो 10 के घात -2 किलोग्राम हो जाएगा। ये 10 के घात -2 किलोग्राम इनटू कितना हो जाएगा 100। अब अपन चले यहाँ से 20 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.8, 10 के घात -31, ठीक है, इनटू ये भी ऊपर चला जाएगा, ये 10 के घात 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने पास यहाँ से 5 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 18.2 इनटू 10 के घात, यहाँ से ये 4 माइनस किए तो 10 के घात -27%। ये इस वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हो जाएगा, या अपन ये कह सकते हैं कि इस वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी आ जाती है। देखो भाई, आज तो कोई ज्यादा जो है डेरिवेशन चलानी है, कल से जो है मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम दे दूंगा 2 मिनट का, 20 मिनट का कोई लड़का चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है, ताकि वो अगर मान लो कभी देखता होगा, हाँ भाई चंचल 9.1 कैसे आया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना वो 9.1 गुना 10 के घात -31 किलोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना 10 के घात -31 काम में लिया है, आ गया बेटा समझ में, ठीक है। अब तुम लोग जो है एक तो पीडीएफ बनाने का काम कर लेना और भाई रिवाइज रोजाना करना, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है, कुछ पता नहीं है क्लासेस ऑफलाइन कब लगेगी, जब भी लगेगी एक बार क्लियर कर देंगे, पर तुम कंटिन्यू रहो और केवल लाइव क्लास से कुछ नहीं होगा, घर पर जब तक तुम इसको नहीं पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ तो तुम बात भी माननी है, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, थैंक यू।